हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी न्यूज जिसका जिक्र आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना होगा। आपने ये जो पिक्चर्स हैं आपके सामने, आपने इनको जरूर देखा होगा। हम बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा केस के रिगार्डिंग, जहां पर ये एलिगेशंस लगे उनके खिलाफ कि जब उनके घर में आग लगी तो उनके घर से 15 करोड़ कैश मिला। तो क्या इस केस में एक जज को उनके पद से हटाया जा सकता है, हाँ या नहीं? और क्या उनको उनके पद से हटाना इतना आसान होगा, जिसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट महाभियोग। और हम बात करेंगे क्या ऐसे केस में जस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, हाँ या नहीं? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जस्टिस यशवंत वर्मा केस के बारे में उनके ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि एग्जैक्ट उनकी हिस्ट्री क्या रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने अपनी बीकॉम ऑनर्स की डिग्री डीयू से हासिल करी। बाद में इन्होंने लॉ किया, एलएलबी की डिग्री हासिल करी रेवा यूनिवर्सिटी से। और 1992 में वो एज एन एडवोकेट एनरोल हुए इलाहाबाद में। और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो स्पेशल काउंसिल भी रहे, चीफ सेटिंग काउंसिल बने, सीनियर एडवोकेट भी बने। और 2014 में उन्हें एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। और 2016 में उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और 2021 में उन्हें एज दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। ये इनकी ब्रीफ हिस्ट्री थी। और जब ये एलिगेशन इनके ऊपर लग रहे थे तो उसी समय जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की बात भी चल रही थी कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो हमने ट्रांसफर किया है जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये प्रोसेस पहले से चल रही थी। और ये केवल एक को इंसिडेंस है कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं केस के रिगार्डिंग, और ये इनका ट्रांसफर अपने आप में मिल गया, ये एक को इंसिडेंस है। फाइनली इस केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। और इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। पहली बात उन्होंने बताया कि जो जिस रूम से उनके घर से कैश बरामद हुआ है, जो एलिगेशंस लगे हैं, उस रूम के अंदर जो एंट्री है वो केवल एक जज, उनकी फैमिली, उनके सर्वेंट्स, उनके जो स्टाफ है, केवल वही उस रूम में एंटर कर सकते थे। और उन्होंने ये भी बात कही, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे को ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि किसी व्यक्ति ने बाहर से एंट्री करी हो उनके घर के अंदर। इसीलिए इस केस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी बात सामने रखी, ये कहते हुए कि जो भी एलिगेशंस, जो आरोप उन पर लगे हैं, वो गलत है। उन्होंने इन एलिगेशंस को नकार दिया कि ये आरोप सरासर गलत है इनके ऊपर, क्योंकि जहां से कैश निकलने की बात की जा रही है वो स्टोर रूम है, वहां पर सबकी एंट्री इजी हो सकती थी। और उस रूम में कभी ऐसा कैश था ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा, इंपॉर्टेंट, कि ये उनके ऊपर एक षड्यंत्र हो सकता है, उन्हें फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। और फाइनली जब ये रिपोर्ट, चीफ जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनकी रिपोर्ट और जो रेस्पॉन्स था जस्टिस यशवंत सिन्हा का, ये दोनों बात रिपोर्ट्स सामने आई सीजीआई के पास, जस्टिस संजीव खन्ना। तो रिपोर्ट्स को देखते हुए उनका फैसला ये रहा कि केस एक सीरियस नेचर का है, एलिगेशंस बहुत ही सीरियस है। इसीलिए फाइनली इंक्वायरी करने की बात हुई। और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, कि जो कमेटी अब अपनी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी के बेस पे रिपोर्ट सबमिट करेगी अपने सीजीआई को। ये अब तक की प्रोसेस रही केस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो देश का कानून है वो क्या कहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये बोल देते हैं कि कोर्ट ने रिसेंटली जितनी वीडियोस है, जो पिक्चर्स है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनकी रिपोर्ट और जो बयान जस्टिस यशवंत सिन्हा का आया है, सब कुछ पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, ताकि हर चीज पब्लिक डोमेन में आ सके, ताकि इस केस में हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सके। क्योंकि जो जुडिशरी है वो एक प्रेस्टीज है अपने आप में। और हर व्यक्ति, पब्लिक के लिए जुडिशरी लास्ट होप है, एक बहुत रिस्पेक्टेबल जुडिशरी है पब्लिक के लिए, ताकि वो जो पब्लिक की इमेज है जुडिशरी के रिगार्डिंग, वो हमेशा मेंटेन रह सके एज ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा
कि इनके खिलाफ 3 सदस्य कमेटी का गठन हुआ है जो इनके खिलाफ इंक्वायरी करने वाली है, इन हाउस इंक्वायरी। तो ये क्या होती है और क्या इसका जिक्र हमारे संविधान में किया जा चुका है? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई ऐसा स्टैट्यूट नहीं है जिसमें इस बात को कहा गया हो कि इन हाउस इंक्वायरी होगी। क्यों? क्योंकि जो इन हाउस इंक्वायरी है इसका जिक्र हमारे जजमेंट के थ्रू आया था, और इन हाउस प्रोसीजर या इन हाउस इंक्वायरी इसका जिक्र पहली बार इस केस में जिक्र किया गया था, रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य। और कोर्ट ने ये कहा कि जो इंटरनल इंक्वायरी होती है जजेस के खिलाफ, जैसे इस केस में है, उस इंक्वायरी को ही हम इन हाउस प्रोसीजर बोलते हैं। और ये से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों है कि हमें इन हाउस इंक्वायरी करने की जरूरत पड़ी? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है एक जज को उसके पद से हटाने के लिए, कि यदि किसी जज के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लगते हैं तो आप उनको उनके पद से हटा सकते हैं। और उस पद से हटाने के लिए होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग। तो ये अपने आप में एक ही बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है किसी जज को उसके पोस्ट से निकालना। और ये इम्पीचमेंट केवल सीरियस केसेस में ही यूज होने चाहिए, जो केस बहुत एक्सट्रीम सीरियस नेचर के होते हैं। तो केस को डिसाइड करने के लिए कि क्या केस वाकई सीरियस नेचर का है, क्या ये केस ऐसा है जहां पे एक जज को निकालने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की जानी चाहिए, तो उस चीज को चेकआउट करने के लिए इंक्वायरी होती है, इंटरनल इंक्वायरी होती है जजेस की। इसे हम बोलते हैं इन हाउस इंक्वायरी या इन हाउस प्रोसीजर। तो ये एक अल्टरनेट है इम्पीचमेंट से बचने का। सो इसके लिए दो रीजन है हमने क्यों लाया। पहली बात, इससे आप डायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बच सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है क्योंकि जब इम्पीचमेंट होती है, महाभियोग, वो महाभियोग पार्लियामेंट के अंदर होता है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। और दूसरी बात, इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी की जो डिग्निटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है जिसकी। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि इन हाउस प्रोसीजर में होता क्या है, इन हाउस जब इंक्वायरी चलती है तो कैसे चलती है, क्या प्रोसेस होता है। जैसे इस केस में हुआ, देखिए, मान लीजिए एक जज के खिलाफ एलिगेशंस लगे, जैसे उनके घर से कैश मिला, तो पहले क्या होगा, जो कंप्लेंट होगी वो रिसीव की जाएगी हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, या सीजीआई के पास, या प्रेसिडेंट के पास। बाद में जो कंसर्न्ड चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो अपनी एक इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट बनाकर देंगे हमारे सीजीआई को। यदि मैटर सीरियस नहीं हुआ तो मैटर क्लोज वहीं कर दिया जाता है। यदि मैटर सीरियस नेचर का हुआ तब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर इंक्वायरी कमिट की जाती है। जो मैं सीजीआई है वो उस केस को रिव्यू करते हैं और दोनों जजेस से बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं। यदि सीजीआई को लगा कि केस वाकई सीरियस नेचर का है, एलिगेशंस बहुत सीरियस है, तो उस केस में वो इंक्वायरी करने की बात करते हैं और 3 मेंबर्स कमेटी का गठन करते हैं जो उस केस में इंक्वायरी करेंगे। जैसे इस केस में भी हुआ कि इस केस में जो मैं सीजीआई हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी का गठन किया जो इस केस में इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सीजीआई के पास। अब एक बार यदि रिपोर्ट बन गई और रिपोर्ट आई सीजीआई के पास, यदि केस हुआ बहुत सीरियस नेचर का, एलिगेशन सीरियस निकले और वो गिल्टी फाउंड हुए कंसर्न जज जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तब हमारे सीजीआई क्या कर सकते हैं। पहली बात, वो कंसर्न जज को कहेंगे कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए या आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। लेकिन यदि जज मना कर देते हैं रिजाइन करने से या रिटायरमेंट लेने से, तब सीजीआई हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और कहेंगे कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाए, उन्हें उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। और यदि केस सीरियस नेचर का नहीं हुआ तो केस वहीं की वहीं खत्म कर दिया जाता है, मैटर क्लोज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितनी बार इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो इम्पीचमेंट काफी टाइम, इन हाउस इंक्वायरी और इम्पीचमेंट बहुत टाइम लग चुकी हैं। जो पहले जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई थी वो थी जस्टिस वी रामास्वामी। इम्पीचमेंट तो हुई, प्रोसेस स्टार्ट हुई, लेकिन वो उनको निकाला नहीं गया उनके पद से, क्योंकि जो लोकसभा की मेजोरिटी थी वो उसमें नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार अलग अलग जस्टिस है, जस्टिस सौमित्रा सेन और जस्टिस दिनांकरन, ऐसे अलग अलग केसेस जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे, इंक्वायरी हुई, इन हाउस इंक्वायरी कमिट की गई, इम्पीचमेंट भी हुआ, बट ड्यू टू सम रीजंस या तो इम्पीचमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या केस सीरियस नेचर का नहीं निकला, एलिगेशंस गलत थे तो केस रुक गया। ये अलग अलग केसेस थे। तो बाद में हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट को
के जो जस्टिस है उनको उनके पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। यदि हाई कोर्ट की जस्टिस है तो उनको हटाने की प्रक्रिया है 217 में, लेकिन प्रोसेस दोनों की सेम होती है निकालने की। तो कौन कौन से ग्राउंड्स है जिनके बेस पर एक जज को उसके पद से हटाया जा सकता है? केवल 2 ग्राउंड्स है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जैसे उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, हो सकता है फिजिकली इनकैपेबल हो गए हो या कोई और कारण हो जिसके कारण वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 2 ग्राउंड्स के बेस पर ही आप एक जस्टिस को उसके पद से हटा सकते हैं। ऐसा कोई और ग्राउंड नहीं होगा जिसकी वजह से आप उनको हटा सके। अब प्रक्रिया क्या होती है उनको निकालने की, हम ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक जज को कैसे उसके पोस्ट से आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये हमारे देश की पार्लियामेंट, जब भी एक जस्टिस को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो इस प्रक्रिया को या तो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदस्य शुरू कर सकता है। यदि प्रक्रिया शुरू करी लोकसभा ने, तब क्या होगा? देखिए, एक मोशन स्टार्ट होता है, एक लेटर लिखा जाता है कि हम एक जज को निकालना चाहते हैं, ये कारण है, ये एलिगेशन है इनके ऊपर। तो उस रिपोर्ट को साइन किया जाएगा। यदि लोकसभा ने इसको स्टार्ट किया तो 100 मेंबर्स, यदि ये केस स्टार्ट करती है राज्यसभा 50 मेंबर्स, वो इसको साइन करते हैं। प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। बाद में क्या होगा? यदि इस केस को स्टार्ट लोकसभा ने किया तो वहां के स्पीकर, यदि इस केस को स्टार्ट किया राज्यसभा ने तो वहां के चेयरपर्सन, कंसर्न स्पीकर या फिर चेयरपर्सन एज द केस में बी, वो इंक्वायरी कराएंगे इस केस के रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली है क्या, और इस इंक्वायरी के लिए वो एक कमेटी का गठन करेंगे। और इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। देखिए, केस बहुत सीरियस है, पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, तो इसमें इंक्वायरी की जाएगी। जो सदस्य होंगे वो होंगे सीजीआई या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये 3 सदस्य होते हैं जो इंक्वायरी करेंगे। जज के खिलाफ क्या क्या चार्जेस बनते हैं वो सब मेंशन करेंगे और एग्जैक्टली रिपोर्ट अपनी तैयार करेंगे कि क्या केस है पूरा फाइनल। उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट जाती है कंसर्न जज के पास जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ताकि वो भी अपनी बात को आगे रख सके, और यही रिपोर्ट पेश की जाती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और फाइनली होती है वोटिंग। दोनों हाउसेस से इसको पास होना पड़ता है। और वोटिंग कैसी? यदि लोकसभा है, दोनों में होती है स्पेशल मेजोरिटी दोस्तों, इसको पास करना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कि लोकसभा, यदि वहां की जो स्ट्रेंथ है वो 545 है, तो उसमें जो 2/3 मेंबर्स होंगे उसके उस टाइम प्रेजेंट वोटिंग कर रहे हैं, उतनी मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। सिमिलर केस होगा राज्यसभा का, यदि वहां पर 245 मेंबर्स है तो वहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना है 2/3, और प्लस आप ये भी देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ मौजूद है उस टाइम पे पूरे हाउस की, उसकी मेजोरिटी क्लियर हो रही हो। तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस होती है जो वोटिंग होती है। तो ये प्रोसेस हुई, और फाइनली जब दोनों हाउसेस को पास कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट फाइनली अपना अप्रूवल दे देते हैं उस जज को निकालने के लिए, और फाइनल जज इस पोस्ट से निकल जाते हैं और उन्हें उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस वहाँ पे बहुत टेक्निकल है, बहुत ही ज्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ती है 2/3 स्पेशल मेजोरिटी की, प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये प्रक्रिया थी। आपके लिए सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने जज हैं इंडिया के अंदर जिनको इस प्रक्रिया के माध्यम से उनको उनके पद से हटाया गया? आपको देख के हैरानी होगी कि इस प्रोसेस के थ्रू अभी तक भारत की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी जज नहीं है जिसको उनके पद से हटाया गया हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्टली इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। लोकसभा राज्यसभा से पार्टिसिपेट करते हैं और मेजोरिटी 2/3 मांगती है, इसीलिए ये प्रोसेस टेक्निकल अपने आप में। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कि क्या एक जज के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, एक जज के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, बशर्ते आपने सीजीआई से कंसल्ट किया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे कंसल्ट किया हो। जो मैं सीजीआई हैं वो भी फाइनली अपनी अप्रूवल देते हैं प्रेसिडेंट को कि इस केस में एफआईआर होनी चाहिए, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी फाइनल, वो होगी प्रेसिडेंट। अल्टीमेट प्रेसिडेंट ने एक बार अप्रूवल कर दिया कि हाँ इस केस में एफआईआर होनी चाहिए, तो एफआईआर हो जाएगी। ये केस था वी के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।
सो थैंक यू दोस्तों, एंड आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।